वेलकम बैक टू गुप्ताज ट्यूटोरियल एक्सप्रेस। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम्स जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है उनके द्वारा लिखी गई हैं। और इन पोएम्स के टाइटल्स हैं फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, है ना। तो इन दो कविताओं के बारे में हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि 2023 और 24 का कोई भी ऐसा सेट नहीं था जिनमें इनसे संबंधित प्रश्न ना पूछे गए हों। और पोइट्री का सेक्शन आपके जो पेपर में लगभग लगभग मान के चलिए आप 6 से 8 नंबर का पूछा जाता है ना। और उन 6 से 8 नंबर को प्राप्त करने के लिए, उन 6 से 8 नंबर को स्कोर करने के लिए हमें क्या करना होता है? केवल हमें 4 लाइंस पोइम्स की आनी चाहिए, है ना। हमें एक सेंटर आइडिया बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए और हमें 2 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बहुत आसान से रहते हैं, है ना। 4 लाइनें दी होती हैं और उन्हें पढ़ के हमें वो करने होते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी पोएम लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन। उसके बाद उस कविता से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वो प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे। तो बिना देरी के, बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं हमारे पोएम की तरफ, जिसका टाइटल है फायर एंड आइस, है ना। फायर और आइस आप समझते ही होंगे क्या होते हैं। अगर आपके लिए शब्द नए नए हैं तो मैंने आपके लिए 2 क्लिप आर्ट्स यहाँ दिखाई हुई हैं, 2 चित्र आपको दिखाए हुए हैं, जिसमें कि आइस ये रहा और फायर ये रहा। अब आप समझ गए होंगे आइस मीन्स क्या होता है, बर्फ, और फायर मीन्स क्या होती है, आग, है ना। तो कैसे इन 2 सिंबल्स के माध्यम से, सिंबल्स क्या होते हैं, संकेतों के माध्यम से कवि क्या बात कहना चाहता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ, टाइटल की तरफ, सॉरी टेक्स्ट की तरफ। और किसी भी पोएम, किसी भी कविता को पढ़ने से पहले हमने ये देखना चाहिए कि उसकी कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि रहती है, किसी ना किसी चीज़ से प्रभावित होकर, है ना, या किसी ना किसी चीज़ से प्रभावित होकर उस कवि की ऐसी मनोदशा हो जाती है कि वो ऐसी पोएम्स या कुछ पंक्तियाँ लिखता है। उदाहरण के लिए जब हम परेशान होते हैं, है ना, पढ़ के परेशान हो गए, घर वाले डांट रहे हैं, बहुत प्रेशर है, तो हमें गाने कौन से पसंद आते हैं? बताओ कौन से गाने पसंद आते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे लोग। या फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, है ना, ऐसे गाने पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मूड उस तरह का है और उसी तरह की पोइट्री, उस तरह के सॉन्ग्स हमें पसंद आते हैं। तो सेम ये पोएम है, जब पोइट ने ये कविता लिखी है तो ये लगभग 1920 में पब्लिश्ड और रिटन पोएम है। और 1920 वो दौर था जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होकर चुका था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, है ना। सोशल साइंस में आप पढ़ेंगे 1914 से 1919। वहाँ पोइट ने देखा कि कैसे बढ़ती हुई इच्छाएं लोगों की दुनिया को तबाह कर सकती हैं, है ना। तो उसी को कवि ने इस कविता में दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से मतलब सम पीपल से, है ना। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है, क्या मानना है, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो दुनिया का अंत है वो कैसे होगा, फायर से होगा। नहीं, चूराम लेंस लेके तैयार, सर क्या कह रहे हैं, दुनिया में आग लग जाएगी? नहीं, आग नहीं लग जाएगी। यहाँ फायर का मतलब कवि का है डिजायर से, मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाओं से, मनुष्य के बढ़ते हुए लालच से, है ना। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकता है कि फायर का क्या मतलब है यहाँ। तो फायर का मतलब है अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, है ना, बिल्कुल अनियंत्रित इच्छाएं, बढ़ती हुई इच्छाएं, है ना। लोगों का पैसन, बहुत ज़्यादा जुनून चीज़ों को प्राप्त करने का, है ना, लोगों का ग्रीड, लोगों का लालच, है ना। तो यहाँ फायर का मतलब इससे है, ना कि इससे कि दुनिया में आग लग जाएगी, ऐसा नहीं है ना। तो कवि कहना चाहता है कि सम से, या कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से। इसका मतलब है लालच, लोगों की बढ़ती हुई इच्छाएं, इस वजह से दुनिया का अंत होगा। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आइस में होगा। तो घोचूराम फिर से लेंस लेके तैयार हैं अपना, और ये कह रहे हैं सर क्या सर पूरी दुनिया जम जाएगी, हम बर्फ में दब जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से फायर के कुछ मायने थे, उसी तरह से आइस के भी कुछ मायने हैं। आइस को एज ए सिंबल के रूप में यूज किया गया है। आइस का मतलब है यहाँ कोल्डनेस, है ना, या फिर हेट्रेड, है ना, या फिर लैक ऑफ कंपैशन। ये क्या होता है सर?
कोल्डनेस या लैक ऑफ कंपैशन मतलब दया ना होना, लोगों के बीच में दया ही नहीं रहेगी, कोल्डनेस हो जाएगी, लोगों को एक दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ रहा है लोग क्या कर रहे हैं, है ना, फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि पड़ोसी जिंदा है मर रहा है क्या परेशानी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कवि कहता है कि कुछ लोग मानते हैं कि या तो दुनिया का अंत लोगों की, मनुष्यों की बढ़ती हुई इच्छाओं से होगा, है जिसके कारण एक बहुत ही भयानक विश्व युद्ध जैसी घटना हो गई, है ना, या फिर लोगों की जो इंडिफरेंस है, एक दूसरे के प्रति घृणा है, एक दूसरे के प्रति दया का भाव ना होना है, इस वजह से दुनिया का अंत होगा। तो फायर और आइस के क्या मायने थे ये आपको याद कर लेने हैं, ये आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और कवि कहता है कि जितना भी मैंने डिज़ायर्स के बारे में जाना है, आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड विद दोज मतलब मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ, मैं उन लोगों के साथ एग्री हूँ, हु फेवर फायर, जो कि फायर का सपोर्ट करते हैं, मतलब जो कि ग्रीड, जो कि बहुत बढ़ती हुई इच्छाओं का सपोर्ट करते हैं कि इस वजह से दुनिया का अंत होगा। तो ये था हमारा पहला स्टैंजा, इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं और ये 2023 और 2024 दोनों में पूछा गया है ना। तो ध्यान से इसे देखें, रिपीट करके देखें, दोबारा से वीडियो को पीछे करके देखें। आगे बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। क्या है जी, बट लेकिन, लेकिन क्या जी, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसे या इस दोबारा नष्ट होना हो, या ऐसा मौका हो कि ये 2 बार में नष्ट हो, पेरिश मीन्स क्या होता है, नष्ट होना, है ना, तो क्या होगा, आई थिंक, तो मैं मानता हूं या मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं घृणा लोग एक दूसरे से करते हैं उसके बारे में भी पर्याप्त जानता हूं, टू से ये कहने के लिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट ना, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं सोचता हूँ, कभी सोच रहे हैं कि जितना भी मैं घृणा के बारे में जानता हूँ या लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं उसे जानता हूँ, तो ये कहने के लिए ये पर्याप्त है कि जो डिस्ट्रक्शन आइस है ना, कि इस घृणा की वजह से इस लोगों के बीच सहानुभूति कम हो गई है, उस वजह से दुनिया का अंत इस होना हो, तो वो आइस भी उसके लिए ग्रेट रहेगा, पर्याप्त है, एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त रहेगा, है ना। तो हमें इस कविता की लाइंस के बारे में हमने पढ़ा और देखा कि कवि को लगता है कि या तो लोगों की बहुत अनियंत्रित, बहुत ही बढ़ती हुई इच्छाएं, उनके लालच के कारण दुनिया का अंत होगा, जिसकी वजह से एक विश्व युद्ध जैसी घटना हो गई, या फिर लोग एक दूसरे के प्रति उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, कोई सहानुभूति, दया का भाव ही नहीं है, घृणा करते हैं, शायद इस वजह से दुनिया का अंत होगा, है ना। तो फायर और आइस से कवि का मतलब है क्या, हेट्रेड, और फायर से मतलब है पैशंस, डिज़ायर्स, इच्छाएं, है ना, जिनको मैंने आपको यहाँ बताया, एक बार अच्छे से याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं एक ऐसे प्रश्न की तरफ जो कि 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है और काफ़ी संभावना रहती है ना। हो सकता है कि 2 पॉइंट्स में आज आपको पढ़ाऊँ और इन्हीं में से आपके 8 के 8 नंबर के प्रश्न आ जाएं या 6 नंबर के प्रश्न आ जाएं, है ना, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है जी। तो सेंट्रल आइडिया क्या है, एक जो मुख्य विचार कविता में शेयर किया गया है, किसी पोइम में जो मुख्य विचार है वही उसका सेंट्रल आइडिया है। तो इस कविता में हमने क्या पढ़ा, वही सेंट्रल आइडिया हमें लिखना होता है ना। और अराउंड 60 to 80, 60 से 80 शब्दों में अगर आप इसको अच्छे से लिख देते हैं तो आपको अधिक से अधिक या पूरे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। क्या लिखना है हमें एक बार देख लेते हैं, कैसे लिखना है सेंट्रल आइडिया, ये देख लेते हैं, है ना। द पोएम इज कंपोज्ड बाई अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रस्ट। जो कविता है वो एक अमेरिकन कवि हैं, अमेरिकन पोइट हैं रॉबर्ट फ्रस्ट, उनके द्वारा लिखी गई है ना। कभी आप इनका नाम रॉबर्ट ली फ्रस्ट भी देख सकते हैं, तो इससे नहीं समझे कोई और व्यक्ति है, वही व्यक्ति हैं। द स्पीकर कंसीडर्स 2 पॉसिबल वेज वर्ल्ड कुड एंड। और स्पीकर जो कवि है उन्हें 2 रास्ते लगते हैं जिनसे दुनिया का अंत हो सकता है ना। तो ये हमने अभी पीछे पोएम में पढ़े थे, वही बातें हैं। कौन से 2 रास्ते हैं, फायर और आइस, है ना। और फायर और आइस से क्या मतलब था ये मैंने आपको बताया है ना। फायर का मतलब बहुत बढ़ती हुई इच्छाएं, और आइस का मतलब क्या आता, घृणा, है ना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति या दया की भावना ना होना। ही एग्रीज, और वो उन लोगों के साथ सहमत होते हैं। ही कौन, पोइट, किन लोगों के साथ सहमत होते हैं, दोज हु थिंक फायर, कि ये फायर की वजह से नष्ट होगी, और विच रेफर्स टू, जिसका मतलब है या जो इशारा करती है किसकी तरफ, इंटेंस डिजायर्स, बहुत ही ज़्यादा गहन या बढ़ती हुई इच्छाएं,
एन अनकंट्रोलेबल पैशन, और ऐसा जुनून जो कैसा है, अनियंत्रित है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है ना। हाउएवर, हालांकि फिर भी इफ द वर्ल्ड एंडेड ट्वाइस, अगर दुनिया 2 बार खत्म हो, ही बिलीव्स, वो यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इट विल बी बाई आइस, की दोबारा ये किसकी वजह से होगी, आइस, विच रेफर्स टू, जिसका मतलब है क्या, हेट्रेड, घृणा, और कोल्डनेस, है ना। कोल्डनेस क्या होता है, इनडिफरेंस, लोगों को एक दूसरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम, लैक ऑफ काइंडनेस, है ना। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया था, बिल्कुल आसान, बेहद आसान। अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हैं, 3 नंबर आपके ये पक्के हो जाते हैं, और आप पोइम की लाइन्स याद कर लेते हैं, एग्जाम में लिखने को कन्फर्म आनी ही आनी है, तो 3 नंबर आपके वहाँ पक्के हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उन प्रश्नों की तरफ जो परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। तो ये 2024 के क्वेश्चन पेपर में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्या कुछ प्रश्न हैं देखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेंजा था वही आपसे पूछा गया है, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग कहते हैं फायर में से दुनिया ख़त्म होगी, आइस से होगी, मतलब हेट्रेड से, और क्या कहते हैं, डिज़ायर्स के कारण ख़त्म होगी। लेकिन कवि चुनता है कि ये किसके कारण ख़त्म होगी, लोगों की बढ़ती हुई डिज़ायर्स के कारण, मतलब फायर के कारण। तो उससे कुछ प्रश्न है, क्या है, हु इज स्पीकर इन द अबव लाइन्स, इन लाइन में स्पीकर कौन है, नरेटर कौन है, किसने ये लाइन कही है ना। तो किसने कही है, किसी नेता ने कही है, नहीं जी, किसी टीचर ने नहीं, मैं तो केवल आपको पढ़ के बता रहा हूँ, है ना। किसी लड़के ने नहीं, किसने कही है, द पोइट, कवि ने, है ना, जो इस कविता के कंपोजर हैं, जिन्होंने इसको रचा है, लिखा है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज, इन द स्पीकर्स ओपिनियन द होल वर्ल्ड विल एंड इन, और कवि के ओपिनियन में, किसके में, स्पीकर के ओपिनियन में, स्पीकर कौन है, कवि, कवि के ओपिनियन में, उनके दृष्टिकोण में, उनके नज़रिए से दुनिया का अंत कैसे होगा, आइस, सही बात है, फायर, ये भी सही बात है सर, अब कैसे करें, ये और भी दोनों गोले काले कर दें क्या ना। आगे बढ़ते हैं, और सी हमारे लिए दे रखा है बोथ आइस एंड फायर, तो सही विकल्प क्या होगा जी, सी। तो पहले का भी सी और दूसरे का भी सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2023 में भी इस पोइम से कुछ प्रश्न आए हैं, और जो कि पैसेज देके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और सेम फर्स्ट पैरा फिर से रिपीट हुआ है, फर्स्ट स्टैंजा सॉरी रिपीट हुआ है। और क्या है देखते हैं, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कुछ लोग यह कहते हैं कि दुनिया का अंत होगा, स्मोक का कोई जिक्र नहीं है, वाटर का कोई जिक्र नहीं है, सी का कोई जिक्र नहीं है कविता में, तो हमारा क्या बचा, डी, फायर। तो सही विकल्प क्या होगा जी, डी। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हेयर, आप इस आपको जो स्टेंजर दिया गया है, इसमें होल्ड से क्या मतलब है ना। तो आई होल्ड विद दोज, मतलब मैं उन लोगों के साथ हूँ, मतलब मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ, मैं उन लोगों के सपोर्ट में हूँ। तो यहाँ क्या सही होगा, सी आपका आंसर होगा। तो होल्ड का मतलब क्या है, सपोर्ट, है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोइम की तरफ, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है, और हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ दी गई है। छोटी सी कविता है, बड़ी अच्छी सी कविता है, और उसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बेहद आसान होते हैं, है ना। इस कविता में कवि दिखाना चाहता है कि कैसे छोटी सी चीज़ें जो इस प्रकृति में घटित होती हैं और हमारे अंदर एक बड़ा परिवर्तन लेके आती हैं। चलिए देखते हैं क्या कविता है। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि द वे ए क्रो, जिस प्रकार, दावे जिस प्रकार, एक क्रो एक कौए ने, शूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर झाड़ दिया, क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ जो पेड़ पे लदा हुआ था, कहाँ से, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, है ना, एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहां से कौवे ने क्या किया, उनके ऊपर बर्फ झाड़ दिया, है ना। तो इस पैसेज को हमने देखा, फोटो को देखते हैं, ये बैठे हुए हैं और ये हेमलॉक ट्री है, इसके नीचे बैठे हुए हैं, और यहाँ ये मान लो ये कौवा है, और इसने इनके ऊपर कुछ बर्फ झाड़ दिया, है ना, ये कहा गया है। तो पहले तो हम देखते हैं क्रो, और दूसरा हेमलॉक ट्री, है। तो कौए को क्या मानते हैं हम, निगेटिव सेंस में लेके चलते हैं। सो कौआ आके बैठ जाए तो भगा देते हैं लोग, अरे कहाँ से आ गया, हमें लगता है कि शायद कुछ अपशगुन हो जाएगा कौए के बैठने से। और हेमलॉक ट्री क्या होता है, ये भी निगेटिव सेंस में आता है जी। आपने सुकरात वाला पाठ पढ़ा हो तो वहाँ आपको याद होगा कि सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था, है ना, उस जहर का क्या नाम था, हेमलॉक।
तो जो हेमलॉक ट्री है वो कैसा होता है, जहरीला पौधा होता है, जहरीला पेड़ होता है। इससे संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया है, अभी मैं कराऊंगा तो आपको लगेगा अरे सर ये तो हम सोचते भी नहीं थे कि ऐसा प्रश्न आएगा। चलिए अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। तो कवि बैठे थे और उनके ऊपर कौवे ने कुछ बर्फ झाड़ दी, ये समझे हम इस लाइनों से, है ना, मोटे तौर पर। हैज़ गिवन माई हार्ट, और उन्होंने एक परिवर्तन कर दिया है किसमें, उनके मूड में और उनके हार्ट में। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बचा लिया है, ऑफ ए डे, उस एक दिन का, आई हैड र्यूड, जिसे बर्बाद करने के बाद वो बाद में पछता थे। र्यूड मीन्स क्या होता है, एक तरह से रिग्रेट करना, है ना। जैसे आपने पढ़ाई नहीं की पूरे साल और नंबर बहुत कम आए, सेकंड डिवीजन पास हुए, फिर पछतावा होता है कि काश मैं मेहनत करता, सर के चैनल की वीडियो देखता एक एक, तो मेरे इंग्लिश में 95 होते, मैथ्स में 99 होते, 100 होते, मैं टॉपर हो जाता। ठीक है, तो पछताने से कुछ नहीं होता जी, मेहनत करिए। तो यहाँ दिखाया गया है कि कैसे छोटी से छोटी चीज़ें जो प्रकृति में होती हैं, जिन्हें हम निगेटिव मान के चलते हैं बिल्कुल, वो भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और इससे संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंट्रल आइडिया, फेवरेट क्वेश्चन, है ना 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है, जो कि बहुत प्रिडिक्टेबल है। 3-4 पॉइंट्स का तैयार कर लो। 3 विकल्प आपको दिए जाते हैं ABC, उनमें से कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। 9-10 पॉइंट्स हैं, 3 का तैयार कर लो, एक विकल्प आपका होगा, ये गारंटी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल आइडिया क्या होगा इस कविता के, इस पोएम के लिए। द पोएम इज कंपोज्ड बाई अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कविता एक अमेरिकन पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके द्वारा रची गई है, रचित है, उनके द्वारा कंपोज की गई है ना। इन द पोएम, इस कविता में, द पोइट वांट्स टू सेंड, और इस कविता में कवि क्या करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं या कन्वे करना चाहते हैं, एक ही मतलब होता है ना। आप सेंड या कन्वे, जो शब्द आपको आसानी से याद रहे उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं 2 शब्द इसी वजह से लिखे हैं, जो उचित लगे, सरल लगे, याद कर लो, है ना। तो इस कविता में कवि एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या, हाउ अ स्मॉल मूवमेंट इन नेचर कैन अल्टर चेंज वंस माइंड, पर्सपेक्टिव और ब्राइटन इट। कैसे एक छोटी सी चीज, छोटा सा मूवमेंट जो प्रकृति में होता है वो अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, दोनों का मतलब क्या है, बदल सकता है वंस माइंड, किसी का मन, किसी की विचारधारा, किसी का पर्सपेक्टिव, और उनके दिन को एक बेहतर दिन बना सकता है ना। कैसे एक छोटी चीज़ प्रकृति में हो जाती है और हमारे दिन को बेहतर कर सकती है, ये इसमें उन्होंने बताया है। इन द पोएम, इस कविता में, एक कौआ, एक क्रो, शू स्नो डस्ट फ्रॉम ए ट्री ऑन टू द स्पीकर, स्पीकर के ऊपर कुछ बर्फ झाड़ देता है ना, कुछ बर्फ के कण गिरा देता है, विच मेड हिम फील, जो उसे फील कराती हैं, बेटर, बेहतर, एंड सेव हिज डे, और उसका दिन था उसे बर्बाद होने से बचा लेता है ये इंसिडेंट। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया था और उम्मीद करते हैं कि ये सेंट्रल आइडिया आपको परीक्षा में फेल होने से बचा लेगा अच्छे नंबर लाएंगे आप, है ना। आगे बढ़ते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे, है ना। और उसमें कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को देख के घोंचू राम को देखो हालत ख़राब हो गई, इनकी रहट निकल गई एक तरह से, है ना। तो ऐसे प्रश्न भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आपको ध्यान से परीक्षा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना चाहिए। तो ये डस्ट ऑफ स्नो का पहला स्टेंजा है और उसमें से प्रश्न आया है कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट हैं उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि हेमलॉक क्या है, एक ट्री है जिसमें मीठे मीठे और बड़े हेल्दी फल आते हैं। गलत बात है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो सुकरात मरते थोड़ी, सुकरात तो हेल्दी हो जाते और राजा को लपेट देते, 3 पटक मारते कम से कम उसमें। या फिर ये कह रहे हैं कि हेमलॉक एक ऐसा ट्री है जिसका हम फर्नीचर बनाने में प्रयोग करते हैं। नहीं भैया, हेमलॉक इज ए ट्री बियरिंग फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, कि ऐसा पेड़ जिसमें बहुत सुगंध वाले फूल आते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, हेमलॉक एक जहरीला पेड़ है। ठीक है जी, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा जी, डी। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। नेम द पोइट ऑफ द अबव लाइन्स, की जो ऊपर पंक्तियां हैं वो किस पोइट ने लिखी हैं, ये आपको बताना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बार बार कह रहा हूँ मैं, सॉरी। इसका आंसर होगा हमारा बी सही। ठीक है, एक और बार ये पैसेज पूछा गया है और प्रश्न बदल गए हैं, पैसेज वही है हमारा कि कौए ने एक हेमलॉक के ट्री से कवि के ऊपर कुछ बर्फ झाड़ दी है। तो यहाँ देख पूछ रहे हैं, प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं, हु वॉज सिटिंग इन द ट्री, कि कौन सा पक्षी बैठा था वहाँ पेड़ पे। तो कौन था जी, कोयल थी नहीं, कबूतर था नहीं,
कोई गौरैया स्पैरो थी? नहीं। कौन था जी? कौआ था, है ना। तो क्या होगा जी? डी होगा। बड़ा आसान है, अच्छे से पढ़ा है, चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मन लगा के नहीं पढ़ा है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग या सिटिंग? कहाँ बैठे थे कवि महोदय हमारे? तो ये क्वेश्चन है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, सही है। और विकल्प क्या है? बनियन ट्री मतलब बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे? ना भैया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो भूत गिरता ऊपर से ऐसा माना जाता है, बाकी जो है सो है। तो इसका होगा ए, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रश्न थे जो परीक्षाओं में आपसे पूछे गए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका कुछ भला हो सके, है ना, आपको कुछ पुण्य कमाएं आप। और बाकी सारी वीडियोस इसी तरीके से हम आपको कराएंगे और आपकी तैयारी की हम गारंटी लेते हैं और हमें पूरी आशा है कि वी विल गेट द नेक्स्ट टॉपर फ्रॉम आवर चैनल, है ना। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, विशिंग यू ऑल